ये लोकसभा सीट में जो मजलिस पार्टी लगातार जीतते आ रहा, वो सही मतदाताओं के वोट से जीत कर नहीं आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप नवभारत समाचार देख रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर भगवंत राव जी आए हुए हैं और इनका परिचय ये है कि ये भाजपा के प्रखर नेता हैं और 2 बार हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव में उतर चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा है और दोनों ही बार यूँ एक तरीके से देखा जाए तो सन 1984 से लेकर के आज तक लगातार एक ही परिवार के पास हैदराबाद लोकसभा की सीट रही है, वो है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का परिवार। इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार ये हार गए, बावजूद इसके कि यहाँ पे भाजपा के जो कई बड़े नेता हैं, तमाम लोगों ने इनके पक्ष में यहाँ पे वोट भी मांगे बावजूद। तो हम इनसे जानेंगे ये तमाम चीज़ें, लेकिन उसके पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर वो क्या कारण है कि हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में, राजधानी में 84 से लेकर के आज तक एक ही परिवार का दबदबा बना हुआ है और 2014 के बाद जब तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर, उसके बाद से भी 2 बार सांसद असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं। आपने दोनों बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और दोनों बार हारे। क्या कमियां रहीं आपकी पार्टी की ओर से, आपकी ओर से, कि आप इस लोकसभा सीट को जीतने में नाकाम रहे? ये लोकसभा सीट में जो मजलिस पार्टी लगातार जीतते आ रहा, वो सही मतदाताओं के वोट से जीत कर नहीं आ रहा है। उनका पोलिंग 12 से 15% होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। परंतु अंत में वो धांधली करते हैं। धांधली इसलिए कि वो राज्य सरकार जो है उनके साथ मिलके रहते हैं, इसलिए टीआरएस के साथ उनका गठबंधन रहने से, उनके साथ रहने से पुलिस वगैरह सब उनको साथ देते हैं। आप जो बात क्षेत्र में जो बूथ कैप्चरिंग करके वोट डाल देने का वो प्रथा, इनका परंपरा चलते आ रहा, उसको रोकने में इलेक्शन कमीशन और पुलिस विफल रहा। आपके यहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है? ईवीएम से चुनाव नहीं होता? ईवीएम का चुनाव भी मतदाता आते नहीं और आखिरी में पोलिंग होने के बाद देख लिए तो कम रहता परसेंटेज ऑफ पोलिंग। दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन उसको 10-15% बढ़ा के बोल देता कि इतना पोलिंग हुआ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से साठगांठ होती है? इलेक्शन कमीशन और स्थानीय पुलिस होता है। तो सर, इस हिसाब से अगर मैं सीधे सवाल आपसे करूं तो अभी हाल ही में बिहार का इलेक्शन गया है और उसमें विपक्ष की पार्टियों की ओर से लगातार आरोप लगते रहे भारतीय जनता पार्टी पे कि बहुत कम अंतर से चुनाव हारी है विपक्ष महागठबंधन। तो भाजपा ने, जाहिर सी बात है कि बिहार में इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया। बिहार में मैं आपकी बात पे ही वो सवाल कर रहा हूँ। बिहार में उस प्रकार का किसी भी प्रकार का संभव नहीं है। पूरा राज्य में कहीं 1-2 जगह साठगांठ से हुआ तो हो सकता है, परंतु पूरा बिहार में कभी नहीं होता। मतलब 16-17 राज्य बिहार को छोड़ भी दें तो 16-17 राज्यों में आपकी सरकार है, कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ होगा। नहीं, वैसा कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम में विश्वास रखता नहीं। लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है कि मतलब इलेक्शन कमीशन से साठगांठ होती। वो गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं, आपने अभी कहा कि तेलंगाना में ये मजलिस जो ओल्ड सिटी है, ये लोग उनके क्षेत्र में नॉन मुस्लिम एक भी मतदाता नहीं रहता, वैसी जगह वो काम करते हैं। तो आप चलिए इलेक्शन कमीशन को हटा देते हैं, ईवीएम की बात कर लेते हैं। ईवीएम पे जाके लोग वोट दे रहे हैं, वही 12-15% से ज़्यादा नहीं देते ओरिजिनल वोटर। तो सर वोट का मार्जिन कैसे बढ़ जाएगा? एक लॉजिक समझाइए। वो तो इलेक्शन कमीशन ही बताना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन इलेक्शन कमीशन ही राज करेगा। पुलिस भी राज नहीं, पुलिस के ऊपर अंकुश इलेक्शन कमीशन। पोलिंग बूथ में पूरा 100% वोट मतदाता नॉन हिंदूस रहते, मुस्लिम है, उस जगह पर मतदाता आके नहीं डालने के बाद भी पोलिंग हो रहा, तो कैसा संभव है? कौन का मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो हैदराबाद के मुसलमान हैं वो किसी हिंदू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हिंदू को वोट नहीं करते हैं?
वो आप मतदाता के ऊपर जा रहे हैं, मैं मतदाता के ऊपर नहीं बता रहा हूँ। मैं जब मतदाता आता ही नहीं तो वहाँ पर पोल कैसा हो रहा? आप मतदाता के ऊपर जा रहे हैं। मतदाता नॉन MIM पार्टी को मत नहीं देते ऐसा बोल रहे हैं, वैसा नहीं। हैदराबाद का पुराना यहाँ पर जो जन्म लिया वो फिरका परस्ती नहीं है। बाहर से आके जो लोग यहाँ पर ठहरे हैं वो लोगों के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए मतदाताओं को दोषी मत बताओ। चुनाव पोलिंग कम होने के बाद भी दूसरे दिन बढ़ा के जो बता रहे उसको कैसे अप्रूव करते हैं आप? इस बात को समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि मैं सर पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो पॉइंट बोला कि हैदराबाद में, तेलंगाना राज्य में मुख्यमंत्री के साथ मिलके मजलिस जो पार्टी है MIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जो पार्टी प्रमुख है इस वक्त, वो लोग EVM और जो इलेक्शन कमीशन है दोनों से साठगांठ करके ये चुनाव जीत लेते हैं और सर को सफलता नहीं मिलती है। तो आप इसको पूरे भारत के परिदृश्य से भी देख सकते हैं कि क्या स्थितियां उत्पन्न होती होंगी और कैसा हाल होता होगा जब चुनाव होते होंगे। तो इलेक्शंस कमीशंस और जो EVM का सेटअप है सारा, वो किस तरह का खेल होता होगा। खैर, भाजपा के तमाम बड़े नेता यहाँ पे आते हैं और आके इलेक्शंस में बहुत प्रचार करते हैं। लोकसभा इलेक्शन ही नहीं, अगर आप यहाँ के GHMC का इलेक्शन ही देख लें, अभी हाल की बात है, 1 महीना 1.5 महीना हुआ, इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। हाँ ज़रूर, पहले जो कम सीटें थी उससे थोड़ा सा भाजपा ऊपर ज़रूर आई है, लेकिन जो उनका कहना था कि हम TRS और MIM को उखाड़ के फेंक देंगे, कहाँ गया ये दावा से? भारतीय जनता पार्टी ये पार्षद के चुनाव के अंतर्गत 4 सीट से 48 सीट्स तक आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सफलता है। TRS जो 100 के पार बोलते थे सत्ता में रह के, वो लोग 55-56 पे आ गए। तो ये सफलता है, विफलता है? दूसरा रहा MIM पार्टी, अगर उनमें शक्ति है मतदाताओं में तो पूरा हैदराबाद GHMC कॉरपोरेशन क्षेत्र में हर जगह उनका प्रत्याशी को खड़ा करके जीतना था। केवल उनका जनबाहुल्य है, उसी प्रांत में वो लोग ठहर के जीत रहे, जहाँ पर दूसरे वोट नहीं रहता। तो MIM का ये बड़प्पन नहीं होता है। लेकिन MIM भी तो पहले से ज़्यादा सीटें लेके आई। नहीं, पहले से ज़्यादा नहीं लाया, पहले से कम सीटों में कांटेस्ट करके लास्ट टाइम से एक 2 सीट कम आया। तो MIM ऑल इंडिया पार्टी बोलते, सेकुलर पार्टी बोलते, दलित पार्टी कुछ की बोलता है। ये संविधान की बात करता, संविधान को समाप्त करने में अग्र रहता है ये हैदराबाद के MIM पार्टी वाले, क्योंकि वो संविधान के नाम पर जीना चाह रहे हैं, मगर संविधान के नाम पे जनता की सेवा करना नहीं चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों की समर्थक पार्टी नहीं है, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात करती है। कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि हैदराबाद में भाजपा उस तरीके से उतना मजबूत नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, और वोट जो परसेंटेज हैं वो ज़्यादातर मुस्लिमों का जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाता है। तो इस पे आप क्या कहें? आपका प्रवृत्ति फिरका परस्ती प्रवृत्ति से प्रश्न है। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम लोग भी सदस्य है, नेता है, वक्फ बोर्ड मेंबर भी है यहाँ से, और उधर मक्का को जाने के उसके अंदर भी सदस्य है यहाँ से। आप मुस्लिम या नहीं है बोल के मत बताइए। मुस्लिम फेवर करते हैं, परंतु उनका जो आक्रमण रूप रहता उनका, उनके क्षेत्र में, उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। उनके खिलाफ बात करे तो उनके ऊपर अटैक होता, चाहे नॉन मुस्लिम नहीं, मुस्लिम भी मजलिस के खिलाफ कोई बात करा तो उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनके ऊपर हत्या प्रयत्न भी हो सकता, हाथ तोड़ते, पैर तोड़ते, नहीं तो किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से उन लोगों को उलझनों में डाल देते हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोग भी उनसे डर के मारे उस दिन उधर ही वोट डालने का प्रयास करते। क्या भाई आप एडवोकेट है, डॉक्टर है, क्यों मैं बोलता हूँ।
विवश होकर वहाँ जाने के बाद हम उसको भी डालते हैं, हमारा आदमी एक रहता बोल के। हम पार्टियों की पॉलिटिक्स से थोड़ा सा ऊपर उठ के इस बात पे आते हैं कि तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है, जो रोज़गार के मुद्दे हैं, उस पे आते हैं। कल यहाँ पे दूसरे गेस्ट हमारे साथ थे, हम लोगों ने बातचीत की उनसे, तो जिसमें मालूम चला कि करीब 1,35,000 जो भर्तियाँ हैं, वैकेंसीज जो सरकारी नौकरियों की, वो अब तक फुलफ़िल नहीं कर पाई है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तेलंगाना की गवर्नमेंट। क्या कारण है और किन वजहों से ये भर्तियां नहीं हो रही हैं? इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार अगर इच्छा शक्ति है, 2014 के पहले ही यह नारा दिए थे सभी को हम जॉब्स देंगे, अभी तक नहीं दिए। इसका मतलब सरकार का इच्छा शक्ति नहीं, चुनाव के पहले बात करता है एक और करता है एक। इसलिए जो टीआरएस का सरकार है ये राष्ट्रीय भाव से नहीं देख रहा, और जनता को राज्य स्तर पे भी जनता की सेवा करना बोलकर नहीं अगर रहा तो वो कभी को ये नौकरियां देते थे ना। एनजीओ जॉब्स वैसी है, 4th क्लास एम्प्लॉय जॉब्स वैसी है, और आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी तेलंगाना राष्ट्र में कम है। तो इस दिशा में केसीआर विफल है। सत्ता उसके पास रख के उन्होंने जॉब्स देना चाहिए, नहीं दे रहे। उनका इच्छा शक्ति नहीं है, वैसे ही रहे ना, ऐसा उनका सरकार चलना। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो आप बेदाग छवि के एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप खुद से, एक लंबा वक्त आपका तेलंगाना में रहा है और जिस तरीके से तेलंगाना बना बिगड़ा, आज जिस तरीके से है, नए सीएम हैं, आप पिछले 6 साल के कार्यकाल में 5 कमियों को गिनाइए जो बड़ी कमियां हैं तेलंगाना सरकार की, केसीआर सरकार की। उसके बाद हम उस पर अगले सवाल लेंगे। वो कहा था हरिजन को मुख्यमंत्री बना, तो बोल के बनाया क्या? नहीं बनाया। 2014 का इलेक्शन मैनिफेस्टो उनको निकाल के देखिए, उसका अमल करने में वो विफल रहा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हुसैन सागर है, उसको शुद्ध गंगा जल कैसा बनाऊंगा, पीने लायक बनाऊंगा बोला, अभी तक शहर में सेक्रेटरीट के बाजू में है, उसका शुद्धिकरण में उन्हें विफल है। ऐसे अनेक परिवारवाद चल रहा, कोई मंत्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं है। इनका परिवार का जो बोले वही सरकार में चलेगा। ठीक है, एक हो गया। अब रहा या ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज हैदराबाद शहर में जो निज़ाम के समय में रसोई है, उसको सुधारने के लिए अभी तक किसी प्रकार का स्टेप्स नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? जिसके कारण हर बार बारिश आए, जितने बार आया हैदराबाद शहर डूबते जा रहा, लोगों को नुकसान होते जा रहा। इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? और कोई सफलता आया तो श्रेय लेने के लिए आगे आता। ऐसे विपदाओं में वो बाहर दिखता है। मुख्यमंत्री के रूप में वो सेक्रेटरीट में बैठ के संचालन करना चाहिए, वो कहाँ पर बैठ रहा? इल्ज़ाम है कि मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट भी कभी नहीं आते। उसीलिए बता रहा हूँ, सेक्रेटरीट में बैठकर संचालन करना था, नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? क्या 6 साल में कभी नहीं आए? लगभग नहीं आए जैसा ही है। चलिए 3 बातें हो गई, 2 और क्या रोजगार के लिए किसी को हैदराबाद शहर के अंदर रोजगार के लिए क्या है? तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य बताइए, सिर्फ हैदराबाद। तेलंगाना परिप्रेक्ष्य में भी रोजगार के लिए कुछ भी काम नहीं। वो क्या कर रहा? पेंशन्स देने का काम कर रहा, वो वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर प्रोडक्टिव एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी यहाँ का स्थानीय रोजगार, चाहे तालुका में रहने दो, गांव में रहने दो, वो स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पे ठहर कर काम करना चाहिए। वैसा कुछ भी नहीं है। अब पानी का, अब कृष्णा नदी का पानी तेलंगाना राज्य में आना चाहिए। कब से आना? लेफ्ट कैनाल से, नागार्जुन सागर लेफ्ट कैनाल जब से है, जब से पानी आना चाहिए तेलंगाना, महबूब नगर, नलगोंडा और खम्मम जी। वो कोई एक परियोजना पे काम चल रहा था। अब जब इन्हों आने के बाद क्यों नहीं करा? वो लिफ्ट से पानी लेना या टनल मार के लेना,
इसके विवेचना में उनका समय जा रहा। अगर वो पानी आता, लेफ्ट कैनाल का पानी, पूरा तेलंगाना विकसित होता है, हरित रूप में पूरा परिवर्तन आके सभी लोगों को रोजगार मिलता। जहाँ पर बिजली और पानी है वहाँ पर विकास होता है। ये दोनों का जहाँ कमी रहता वहाँ विकास नहीं होता। और ट्राइबल एरिया में भी ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी कुछ भी नहीं है, रोजगार नहीं है। तो इस दृष्टि से जो दलित और आदिवासी लोग, आदिवासी, दलित इज एससी, एसटी इज आदिवासी, जो जंगलों में ट्राइब्स रहते हैं। तो क्या ये जिला है बड़ा है और मंडल्स बड़ा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल में बड़ा है, मगर व्यवहारिक रूप में जनता को जो उपयोग में आना चाहिए, उदाहरण के लिए पत्रकार है, पत्रकारों को कितना यातना है इनके सरकार में। उनका डिमांड्स एक भी परसों में धरना किए समाचार कमिश्नर के पास। ये क्यों करें? हॉस्पिटल्स में दवा नहीं रहता, बाहर लिख के देते हैं, हॉस्पिटल में भी बराबर नहीं है, देखभाल नहीं है, डॉक्टरों को तनख्वाह देते चलते हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल में जितना हॉस्पिटल को बीमारी आदमी आते हैं, उन लोगों को नीड्स को मीट करने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दवा नहीं रहते तो बाहर लिख के देते हैं, तो मजबूर होकर बाहर खरीदता हो। और कारपोरेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर पूरे धन लिया है। कारपोरेट हॉस्पिटल में हर साल 25% पेशेंटों को फ्री ट्रीटमेंट करना चाहिए। कौन सा कारपोरेट हॉस्पिटल छाती तान कर बोल सकता कि हम हर साल 25% गरीब लोगों को हम यहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं? नहीं है। सरकार उनसे मिला हुआ है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है लगातार। क्या कर रही है? दावा कर रही है कि हम सबकी देखभाल कर रहे हैं, हमारे सरकार में जो दलित्स हैं उनके लिए हम अलग से सारी परियोजनाएं लेकर आ रहे हैं, काम भी हो रहा है, लोगों तक वो सारी योजनाएं जो हैं वो मुकम्मल तौर से जा भी रही। स्टेटमेंट्स और असेंबली में 100% वो बस वहाँ पर बात करते ये कर रहे वो कर रहे, मगर रिव्यू का है जो लास्ट असेंबली में जो आप निर्णय लिए वो अमल में कहाँ तक आया? अमल का प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ। स्कूल क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कुछ भी नहीं है। पीने का पानी भी बराबर नहीं मिलता वहाँ पर। किसानों की स्थिति क्या है तेलंगाना में? किसानों की स्थिति, जिसके पास पानी है उसका है, जिसके पास पानी नहीं है वो बेकार है। किसानों को चाहिए बिजली और पानी। अनुदान वगैरह जो होता है, एक सपोर्ट वो मिलता है कि नहीं सरकार से? ये तो कम 2-3 उन्होंने सब्सिडी दे रहा किसानों को, रैतु बंधु बोल के। कितना दिया जाता है? 4,000 पर एकड़ दिया जाता है ऐसा। और मोदी जी भी तो भेजते हैं। मोदी जी का यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तेलंगाना स्टेट में। क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार? सरकार का इच्छा नहीं है, उन्होंने देना ना रिपोर्ट पूरा। तो राज्य सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमारे जो किसान हैं वो सक्षम हैं, उन्हें केंद्र के पैसों की आवश्यकता नहीं है, राइट? केंद्र को नाम नहीं आना यहाँ पर, मेरा ही नाम आना, कहीं भी देखो मेरा ही नाम रहना। अब उदाहरण के लिए अब अन्नपूर्णा बोल के कैंटीन्स चल रहे हैं, वो इस्कान 2017 में ही शुरू हुए। वो इस्कान वाले कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस रेज करके उसके माध्यम से कर रहे हैं, और टीआरएस सरकार कर रहा बोल के प्रचार कर ले रहे। अब रहा 2 बेडरूम आवास का 1 लाख बन गए बोल के पता है, कितने बता सके? प्रेस वाले गए, अपोजिशन पार्टीज वाले, बताओ कहाँ 1 लाख कहाँ बनाए बताओ, बोले तो बताने में विफल रहे। तो बात बहुत कर रहे मगर काम कहाँ कर रहे हैं? लेकिन फिर दिक्कत क्या है कि फिर अगर ऐसी बात रही शुरू के 5 साल में, तो फिर सरकार दोबारा क्यों चुनी गई? आरटीसी कौन सा? केसीआर की। केसीआर का सरकार क्यों चुनी गई बोले तो उनका सरकार है, और मैं वो करता हूँ ये करता हूँ बोलते, वो बातों में आके लोग वोट दिए, परंतु आज समझ रहे कि वो कर नहीं सक रहा।
पहली बार नहीं कर सका, दूसरी बार भी कुछ भी नहीं। जो भी उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलता है वह इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में कहाँ आ रहा। अभी पेंशन्स, ओल्ड एज पेंशन्स घटा दे रहा है डे बाई डे। बेरोजगार भत्ता दे तुम बोला, कहाँ दे रहा। ये सब जो है ना, अच्छा, सभी राज्यों में जो वृद्धा पेंशन होता है वो अलग अलग होता है ना। तेलंगाना में मिनिमम राज्य का हाँ निर्णय रहता है। तो कितना यहाँ पे मिलता है बुजुर्गों को? 500-1000 रुपये। आपके हिसाब से आप भी अब 60 प्लस हैं, मैं नहीं, जस्ट एक आपसे सवाल पूछना है एक नेता के रूप से। अगर आप सत्ता में, सरकार में होते, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या 500 या 600 रुपये वृद्धा पेंशन मिलने के बाद आप समझते हैं कि आप 500-600 रुपये में एक महीना चला लेंगे? ये तो उनके वेलफेयर के लिए कर रहे सो काम नहीं है। नाम कमाने के हिसाब से 1000 लोगों को पहले दिए, अब दे सर लेकिन एक टैक्सेस वगैरह तमाम चीज़ें आपको आती है, आपकी गवर्नमेंट को आती है, आपसे मतलब किसी सरकार की गवर्नमेंट को आ रही है, आपकी भी जब गवर्नमेंट आएगी तो आएगा, है ना। आप ये कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ ग्राउंड पे। आप खुद भी जननेता हैं तो आप ज़रूर ज़मीन पे जाते हैं, लेकिन मेरा समझाना है आपको कि आप एक किसी पंचायत में चले जाइए, ठीक है। तो एक पंचायत में कोई 4-5 गाँवों का एक पंचायत होता है ना। उस पंचायत में अगर हम सपोज करते हैं कि 4000 लोग वहाँ पे होंगे एक पंचायत में, या 40,000 लोग होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि 1000 लोग वृद्धा पेंशन की कैटेगरी में आते होंगे, नहीं आते होंगे। लोगों को भी मिल रहा, 40 आते होंगे, 50 आते होंगे, 60 लोग आते होंगे, ठीक है। अब समझिए कि 40,000 लोगों में से 39,900 लोगों को आप टैक्स ले रहे हैं उनसे, राइट। आप चाहे पान खरीदें या फिर घर का कोई भी सामान खरीदें, आलू खरीदें, सब्जी खरीदें, सब पे टैक्स दे रहे हैं आप। तो क्या 40 लोगों को वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए आपकी सरकार के पास पैसा नहीं है? ये सरकार मैं दे रहा हूँ नाम लेना चाहता है। जो व्यक्तिगत रूप से जो वृद्धा है उनको पर्याप्त पेंशन देने के लिए नहीं सोचता है। दूसरी बार ये सरकार आने में पॉपुलरिस्टिक दृष्टि से 1000 लोगों को दिया समझेंगे। आज 500-600 लोग घटते जा रहे हैं। कुछ तो भी कारण बताए, आधार कार्ड बताओ, नहीं तो तुम्हारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बताओ, वाइट कार्ड है क्या बताओ। ऐसा उन लोगों को हम सर्वे कर रहे, ऐसा वंचित कर रहे हैं। वंचित करना इनका काम है। ये अगर सही है, ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ऐसा देने से प्रोडक्टिव इकोनॉमिकल प्रोडक्शन लाने के लिए स्कीम्स नहीं है। केवल गरीब मुसलमान, गरीब माइनॉरिटीज़ को भी दे रहे हैं। वो किन को दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, कौन सी पद्धति अपना रहे हैं, कुछ नहीं। उनका कोई कारपोरेटर या एमएलए उनका नाम देगा, उन लोगों को बंटवारा होगा, मगर रियल जो सफरर है उन लोगों को नहीं मिल रहा। पक्षपात हो रहा है। पक्षपात हो रहा। वो भी उदाहरण के लिए परसों हैदराबाद शहर में पानी आया, बाढ़ आया, रोडों पूरा तालाब के जैसा रह गए। 15 दिन तक कुछ जगह पानी ठहरा हुआ था और द सफ़रर्स को लोग 10-10 हज़ार रुपये देने का अनुदान दिया, मगर रियल सफ़रर्स को नहीं मिला। केवल उनके पक्ष के लोग, उदाहरण के लिए यहाँ पर मजलिस कारपोरेटर है, मजलिस कारपोरेटर जिनका नाम बोला उन लोगों को दिया, मगर रियल सफ़रर को नहीं। वैसे ही टीआरएस कारपोरेटर एमएलए जिसको बोले उन्हीं को दिए और बाकी लोगों को नहीं दिए जो सफ़र। और दूसरा आश्चर्य की बात रहे, ऐसा है नीचे सफ़रर है उसको नहीं मिला, ऊपर रहता मालिक उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मालिक को मिला मगर इसको नहीं मिला। ऐसा बहुत दृष्टांत है। तो व्यवस्था ठीक नहीं है। इस व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण दूसरा इनके ही पार्टी के लोग वो तुम्हारे को दिलाता हूँ बोल के लेते हैं, उसमें से कमीशन खाते हैं। कमीशन का कोई निर्धारित ये नहीं रहता। जो पैसे कमीशन दे रहा वैसे लोगों को दिलाए, वो भी सफरर नहीं है। ऐसा अब उदाहरण के लिए मोदी जी कोरोना के टाइम पे चावल बांटने का दिए, वाइट कार्ड रहे वालों को दिए, वाइट कार्ड नहीं रहे तो भी देना। मगर ये लोग क्या करें, कारपोरेटर को साथ में रख लेके
और उन्होंने 500 रुपये जो पैसों का भी प्रावधान करे उन्होंने देने के लिए, जो इस स्टेट के नहीं बाहर के लोग हैं वैसे लोगों को, उसके अंदर भी गफला है। चावल बराबर नहीं है, पैसे बराबर नहीं है, तो उसको सर्टिफाई कौन करना? स्थानीय पार्षद, स्थानीय टीआरएस लीडर। तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले नहीं बांटे इस बार। जनरली हर जगह क्या होता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले बांटते हैं। इस बार कौन है? तो जीएचएमसी कॉरपोरेशन वाले बांटे। उनके पास क्या डाटा रहता बांटने के लिए, तुरंत वो बांट रहे। तो उनको कौन है रियल सफरर देखने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। वो आके बांटो बोले, बांट के चले जाना। किन को बांट रहे इसका आंकलन नहीं है। मतलब किससे मिला किससे नहीं मिला, कोई वो चीज़ नहीं है। खैर, हम थोड़ा सा केंद्र की तरफ भी बढ़ते हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रख्यात लीडर हैं, तो एक सवाल बनता ही है। दिल्ली में किसानों को लेकर के जो मसला चल रहा है उसे आप लगातार देख रहे होंगे, मीडिया में खबरें आ ही रही हैं। किसानों के प्रदर्शन को आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? सरकार की नीतियां कितना किसानों के पक्ष में है और नहीं है? और ये जो तीनों बिल हैं और उनके विरोध में जो किसान हैं, क्या लगता है आपको कि कौन सही है? किसान जो है ना, वहाँ जो बैठे वो पूरा देश के किसानों को प्रतिनिधित्व नहीं करते। समस्त भारत में, दक्षिण भारत में, ये पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, वो सब लोगों को ये करते क्या? उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व नहीं करते। केवल उत्तर प्रदेश के किसान हैं एक दो जिला के, एक दो जिला के। सर, मैं 50,000 की बात कर रहा हूँ। 50,000 किसान आए हैं। 50,000 किसानों की गिनती कम नहीं होती है। 50,000 आए हो गए, मगर पूरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र को वो लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते। सर, पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को अगर प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं तो इसका भी एक कारण है। वो मैं कारण बताऊंगा, पहले आप अपनी बात। ऐसा है, आप आंदोलन देखे होंगे। मैं अभी कवर करके ही आया हूँ दिल्ली। आंदोलन देखे होंगे। उदाहरण के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पर वेमुला बोल के एक बच्चा मर गया। उसको राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा इशू बना दिए। उसमें पूरे विरोधी दल, कांग्रेस, मजलिस, सब लोग आए। मैं मूलतः पूछता हूँ, ये एससी शेड्यूल कास्ट का विद्यार्थी है बोल के प्रचार हुआ, सब लोग आंदोलन करे, सभी राष्ट्रीय स्तर के। रोहित वेमुला। हाँ, तो मैं पूछता हूँ, एक्चुअल वो एससी होता ही नहीं, क्यों इनको इस इशू को लेके राष्ट्रीय स्तर पर एससी विद्यार्थियों के ऊपर अत्याचार हो रहा, ऐसा माहौल खड़ा करें, यहाँ पर आके आंदोलन करें? क्या वो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित राजनीतिक नेता है? नहीं तो यहाँ का माहौल को बिगाड़ने के लिए, स्वार्थ राजनीति के लिए, जो सीपीए, सीपीएम, एमआईएम, कांग्रेस वाले, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपकी बात का इस पे समर्थन कर रहा हूँ सर, सुन लीजिए। मैं आपकी बात का यहाँ पे समर्थन करते हुए आपके साथ खड़ा होता हूँ। फिर तुरंत एक सवाल आपको देता हूँ कि फिर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग मोहरों पे, अलग अलग मौक़ों पे क्या कर रही होती है? क्या राम का नाम लेकर किसी का सर फोड़ देना, क्या गाय के नाम पे किसी का हत्या कर देना, या फिर जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों के भीतर भ्रामक चीज़ें फैलाना, हिंदुत्व का नारा देना, क्या ये सब सही है? क्या आप इस बात को सही कहते हैं कि गुजरात में कोई एक आदमी दलित बिरादरी का घोड़े पे चढ़ जाता है तो उसे जान से मार दिया जाता है कि तुम्हारी औकात कैसे है कि तुम घोड़े पे चढ़ते हो, तुम दलित हो, यू ब्लडी दलित? वाई सर? यहाँ पर दलित को, यहाँ पर चिलकुरी बालाजी बोल के मंदिर है, मंदिर का पुजारी अपने कंधों पे बिठा के मंदिर में ले जाके उसकी पूरा ये करा, अतिथि सत्कार करा। साउथ के ही एक मंदिर में दलितों को घुसने भी नहीं दिया जाता है सर। सब गलत है, ये राजनीतिक प्रेरित है। आप जितने भी अब बोले हैं सब गलत बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं आपको सबूत के साथ सारे डेटाज दे दूंगा। सबूत के साथ बोलना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाता हूँ बोल के कभी बोला? तमाम आपके नेता, बड़े बड़े लीडर्स खड़े होके बोलते हैं मंदिर वहीं बनेगा। पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात की है क्या? पार्टी के प्लेटफॉर्म में बात की सर। कितने नेताओं के मैं नाम गिना दूं सर? आपके साक्षी महाराज की बात कर लीजिए,
सर आप इस बात से 89 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया, अयोध्या के अंदर जो समिति राम मंदिर निर्माण का समिति है उनको हम समर्थन करते हैं, इतना ही बात किया है। परंतु पार्टी के रूप में हम बनाते हैं ऐसा कभी नहीं बोला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाता बोल के जो आप कहे वो गलत है। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2019 में आपके चुनाव में आपके साथ आए थे, आप साथ बैठे भी थे। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने मन से इस बात को कहा है कि राम मंदिर वहीं बनेगा। अगर नहीं तो मैं आपको वो वीडियो दिखा दूंगा। किस समय? इन्हीं समयों की बात कर रहे हैं, हर मंचों पे इनकी बात, सिर्फ एक नेता की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने राम मंदिर बनाने के लिए लगातार बोला है। ये बोलना गलत नहीं है, आस्था के खिलाफ नहीं है, पर जैसी आपने कहा उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आस्था इतनी बीच में आ गई है कि जो डेवलपमेंट्स को रोक रहा है। व्यक्तिगत आस्था अलग है, हाँ, पार्टी का अलग है। पार्टी कभी नहीं बोला, व्यक्तिगत रूप से मैं भी बोलता हूँ राम मंदिर वहीं बनना चाहिए, उसके लिए मैं समर्थन करता हूँ, उसके लिए मैं कितना भी आंदोलन करने के लिए मैं तैयार हूँ। व्यक्तिगत रूप से बोल रहे, लेकिन आपके ऊपर एक टैग भारतीय जनता पार्टी के नेता का तो रहेगा ना सर? नहीं, मैं तुम जिस दृष्टिकोण से लिए उस दृष्टिकोण से आप बात करेंगे। आप आलोचना की दृष्टि से लिए तो आलोचना के रूप में पूछेंगे, मगर सही क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनने की इच्छा शक्ति पार्टी का है तो 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के अंदर कानून लेकर आकर जिस प्रकार से शाहबानो का केस को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने के बाद भी राजीव गांधी ने मुस्लिम नेताओं का, हर पार्टी का मुस्लिम नेता उनके ऊपर दबाव लाए, ये हमारे शरीयत में इन्वॉल्व करे ऐसा होता है, इसको बदलो बोले तो संसद के अंदर कानून लेकर बदले। वो शक्ति था भारतीय जनता पार्टी में 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन 2019 में संसद में रेजोल्यूशन पास करके मंदिर बनाने का चेष्टा नहीं की है। वो सुप्रीम कोर्ट के में है, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आता वो आगे नहीं बढ़े। परंतु आज राम भक्त के नाते राम मंदिर बना तुम बोल के इस धरती पर पैदा हुआ राम पे आस्था रहने वाला हर आदमी बोलता, चाहे वो प्रधानमंत्री रहने दो, IAS ऑफिसर रहने दो, IPS ऑफिसर रहने दो या सामान्य नागरिक रहने दो, उसका आस्था राम पर है, राम मंदिर बनता है। इसके ऊपर दो राय है नहीं, राम मंदिर बनाएंगे, मगर किस रूप से बनाएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी अदालत को मान्यता दिया। अदालत का निर्णय आने के बाद वो पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, ये लोग उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए उसलिए गए, मगर सरकार की तरफ से उन्होंने गए। लोग, बहुत से लोग उसको समस्या बनाने कुछ, प्रधानमंत्री सेकुलर प्रधानमंत्री है क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री के राजनीतिक निर्णय नहीं होता हो, वहाँ के आयोजक जो है ना भूमि पूजा के लिए बुलाए हैं, उसके लिए गए। राम पहले बेहतर है। तमिलनाडु में इलेक्शन है, उस दृष्टिकोण से मोहन भागवत साहब RSS के प्रमुख पहुंचे हुए हैं, JP नड्डा साहब पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं कि अब आज ही से शुरुआत हो जाए तमिलनाडु इलेक्शन की, कि हम मजबूती से खड़े रहें, या फिर क्या बात? पोंगल का एक लगा रहे, फिर राजनीति जोड़ रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से वहाँ नहीं गए ना, पोंगल उत्सव में भाग लेने के लिए गए। और पोंगल उत्सव में मोहन भागवत जी को कोई राजनीतिक नेता तो नहीं बुलाता। पिछले साल नहीं आए थे। संगठन के लोग, नॉन पॉलिटिकल लोग बुलाए तो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी बुलाए तो कभी नहीं गए। उन्होंने ही नहीं, जितने भी सरसंघ चालक है संघ के, कोई राजनीतिक मंच पे वो भाग नहीं लेते। चलिए बेहतर है। किसानों वाला मुद्दा रह गया, उस पर एक बार फाइनल हम सवाल ले लेते हैं आखिरी। क्या कहते हैं, सही या गलत? जो संसद में पास हुआ सर्वसम्मति से पास हुआ, यह पास होने वो भी सभी दृष्टि से स्वामीनाथन सर्वसम्मति किसे कहते हैं सर? वहाँ संसद में विरोध कौन किया?
कांग्रेस ने विरोध किया था सर। नहीं, राज्यसभा में करने की चेष्टा करें, लोकसभा में नहीं करें। लोकसभा में जगह ही कितनी है सर, सब तो आप ही के पास है सर। ये आप बात विषय जो है ना, डाइवर्ट करना है तो इससे ज़्यादा भी डाइवर्ट कर सकते हैं, परंतु लोकसभा में सभी राजनीतिक दल लोग इस बिल को समर्थन दिए या नहीं दिए। लोकसभा में मिला था, राज्यसभा में हाँ तो हाँ, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकसभा में आपके पास 303 सीटें हैं, राज्यसभा में वही है। अगर विपक्ष किसी बिल को लेकर के ना भी करता है, बावजूद आपके लिए बड़ा इजी है किसी भी बिल को पास कर देना दोनों। उदाहरण के लिए बताता हूँ, लोकसभा में 3 तलाक का बिल। सर किसानों के मुद्दे से नहीं भटकेंगे हम लोग, हम पहले किसानों के बाद उसी में आ रहा हूँ मैं। 3 तलाक का बिल को एक ही संसद विरोध करा, वो असदुद्दीन ओवैसी। उसका तो रजिस्टर हुआ। वैसे लोकसभा में विरोध करने वाले कोई रजिस्टर करे क्या? वहां पर पास करने में समर्थन देते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के लोग। इससे पहले मनमोहन सिंह के समय में जो लाना चाहते थे, लाने में विफल रहे, मोदी जी अब लाए, उनको श्रेय मिलता बोलकर बाद में पंजाब के अंदर जो किसान लोग आंदोलन शुरू करे, उसके बाद आंदोलन दिल्ली तक आया, उसके बाद बात कर रहे हैं। 26 नवंबर से बैठे हैं सर। वो कभी भी हो, दिल्ली को 26 नवंबर, उससे पहले बिल कब पास हुआ? जुलाई में पास हुआ था, लेकिन लगातार आंदोलन शुरू हो चुके थे सर। कांग्रेस पार्टी जब करता है, कोई भी राजनीतिक दल करता है, पूरा देश में करते हैं, मगर पूरे लोग आके बॉर्डर पे बैठ के रोड बंद करने के बाद विजिट करके, यहाँ एक ही नहीं, वेमुला का इसलिए दृष्टांत दिया, यहाँ जैसा किए वैसी भीमा कोरेगांव के पास किए, उसी प्रकार शाहीन बाग के पास किए, उसी प्रकार अब वहाँ पर कर रहे। जब किसान का आंदोलन है तो वहाँ पर वेमुला का नारा कहीं को आता, और जो लोग ना भीमा कोरेगांव में अरेस्ट हुए उन लोगों को छोड़ो बोल के कहीं को आता, वहाँ पर मानवता अधिकार के संरक्षण की बात कहीं को आता, प्ले कार्ड्स क्यों आते। कोई भी प्रदर्शन अगर होता है तो उसमें उसे बिगाड़ने और बनाने की कोशिश में बहुत सारी गलतियां होती हैं। एक गलतियां जरूर वहाँ पे हुई, लेकिन तुरंत वहाँ के किसानों ने अपनी जागरूकता दिखाते हुए उन पोस्टर्स को और उन लोगों को हटा दिया। आप अभी भी अगर देखेंगे तो जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं, तमाम किसान संगठन के लोग लड़ रहे हैं। कोई भी राजनेता जो है उसके मंच पे अभी तक नहीं पहुँचा है, ना ही गया है। आए बैठे उस टाइम पे उनका मुद्दा क्या था? कृषि बिल का मुद्दा था। कृषि बिल में कौन सा था? एमएसपी। दूसरा कौन सा था? जो सरकारी मंडियां जो हैं उनको स्थापित करने के लिए खराब। वो तो है, वो निकाल देते, ऐसा उनका भ्रम है, नहीं निकालते। दूसरा क्या था? जो वायु प्रदूषित हो, पराली जो है उसको जलाने के लिए, तो उस पे केसेस ना हो, उसको सरकार ने मान लिया है। लेकिन एमएसपी पे गारंटी कानून की बात, एमएसपी का गारंटी का बात कर रहे हैं, उसको निकालने के लिए तो आज तक सरकार निर्णय नहीं लिया। दूसरी बात एमएसपी पे आज एक्ट बना है, वो हमेशा के लिए रहता नहीं रहता। एमएसपी का कोई एक्ट नहीं बना है सर, वो तब बोला गया था, आज तक चला आ रहा है। सरकार अभी अपने शब्दों में सिर्फ कह रही है कि एमएसपी रहेगी, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हम प्रधानमंत्री की बात को मानते हैं, बावजूद इसके हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पे खड़े होकर एक माइक और कैमरे के सामने जनता को ये संदेश देते हैं कि हम एमएसपी बरकरार रखेंगे, तो उसका एक विधेयक पास करके उसका एक गैजेट बना देने में क्या जाता है सर? आप किसान नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ सर। बेटा होंगे, किसान नहीं है, बता रहा हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ सर। बेटा हो सकते, पिताजी किसान हैं। मेरी बात सुनिए सर, मैं एक पत्रकार हूँ, सुन लीजिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मेरे पिता किसान हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तभी शायद किसी किसान का कोई सवाल मैं पूछ पा रहा हूँ। किसान यहाँ तक आपके पास शायद नहीं बैठ पाए। सुनो, किसान का जो व्यय होता, मतलब एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट लेबर के ऊपर आधारित है, फर्टिलाइज़र के ऊपर आधारित है, बीज के ऊपर आधारित है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब उसके ऊपर आधारित है। ये फ्लेक्सिबल है। उदाहरण के लिए यहाँ बता तो मैं, कोरोना आने से पहले यहाँ पर
लेबर जो काम कर रहे घर के लेबर करने वाले 600 रुपये में आते थे, आज 1000 रुपये में आ रहे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता। अगर एक निर्णय लिए वही कंटिन्यू रहता क्या, हर साल थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता। तत्कालीन परिस्थितियों में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए ये स्वामीनाथन क्या बताया, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा 1.5 ज़्यादा आना बोल के बताया। उस दृष्टि से ये लोग निर्णय लिए सो है। तो किसान व्यावहारिक में कॉम्प्रोमाइज़ रहता, हटबंदी कभी नहीं रहता। 3 बिल निकाल दो, ठीक है, डिमांड करने का अधिकार आपको है, क्यों निकालना समझाने में आप विफल है आज तक। कौन सा बिल प्रैक्टिकल व्यवहार रूप में ज़मीन पे जो किसान काम कर रहा है उसको ये नुकसान हो रहा है ये बिल के कारण, ऐसा समझाने में ये किसान आंदोलन के नेतृत्व विफल है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि किसानों को भ्रमित किया गया है, मैं मान लेता हूं कि सरकार सही है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार नेता से ये पूछना चाहता हूं कि सर, 1800 रुपये के रेट पे अगर गेहूं 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो बेच दिया जाता है, उसी गेहूं का 5 किलो अगर आटा आप खरीदते हैं तो 180 रुपये में क्यों खरीदने को मजबूर होना पड़ता है सर? रेशियो निकाल लीजिए सर। किसान का प्रॉब्लम है या कमर्शियल प्रॉब्लम है? ये तो कमर्शियल प्रॉब्लम है, उपभोक्ता का प्रॉब्लम है। किसान तो आपसे बेच रहा है आपको, आप किसानों के लिए कम से कम ऐसा चीज़ खोल सकते हैं कि डायरेक्टली तमाम चीज़ें उनको फ़ायदा हो। आप समझिए कि एमआरपी तय करेगा कंपनी वाला, हाँ, किसानों से कुछ भी खरीद के एमआरपी वो तय करेगा, सब चीज़ वो तय करेगा, तो एमएसपी तय करने के लिए किसानों को क्यों नहीं इंडिपेंडेंट होना चाहिए? कंपनी के ऊपर आधारित होकर क्यों जा रहे हैं? किसान को आज वर्तमान में क्या नुकसान हो रहा, उसका भरपाई किस रूप से करना, उसके उस मुद्दे पे आओ ना। कंपनी वाला, अब उदाहरण के लिए हैदराबाद शहर है, गली में चाय का होटल है, उसमें एक रेट रहता, बंडी पे एक रहता, ताजमहल में एक रहता, कृष्णा ओबराय में एक रहता, काकतिया ग्रैंड काकतिया में एक रेट रहता, बदलता है। तो वहीं जाकर क्यों पीना ग्रैंड काकतिया में? वही साधारण आदमी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पीता है। इसके लिए रेट में अब ग्रैंड काकतिया में उन्होंने 500 रुपया चाय का लगाता, तुम्हारा मर्जी है तो जाके पियो, नहीं तो मत जाओ। लेकिन प्रावधान सरकार को तो करना चाहिए। प्रावधान का हर किस चीज़ की प्रावधान इसलिए करता है, उदाहरण के विभाग रहता, वाणिज्य मंत्री रहते हैं, वहाँ पर समस्याएं लाओ, उसको आप सरकार को समझाओ ये ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए ये माध्यम अपनाओ, जिससे कम होता, उपभोक्ताओं को फ़ायदा होता, ऐसा समझाओ। सरकार नहीं सुनना चाहता क्या? मगर आंदोलन का आवाज़ बढ़ाने के लिए कंपनी को एक, हमको एक, तुम क्या है पेटेंट राइट्स है, कंपनी को पेटेंट राइट्स है क्या? ये जो है ना फ्लेक्सिबल है। अब बाढ़ आता नुकसान होता, अकाल आता नुकसान होता, या कृमि का उसके ऊपर आघात आके भी नुकसान होता, आपका नुकसान का भरपाई के लिए बात करो। मगर तुलनात्मक दृष्टि से कंपनी को एक, हमको क्या को ऐसा स्कूटर कितने में तैयार होता, मगर उन्होंने कितने में बेचता, ये सब अपने मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवंत राव जी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो किसान बैठे हैं प्रदर्शन पे, बॉर्डरों पे, उन्हें गुमराह किया गया है, राजनीतिक गुमराह में हाँ, वो फंसे हुए हैं। कृपया वो जाना, वापस जाने का मैं अनुरोध करता हूँ। अगर गलती है तो बैठिए 4 दीवारों के बीच में बैठ के, और उसका 4 दीवार नहीं सर, खुला आसमान, प्रेस के सामने बैठो, कहीं भी बैठो, मगर खुला आसमान पे बैठे हैं 50 दिनों से। वो बैठने दो। 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वो सरकार की नीति से नहीं मरे, खुद की नीति से मर गए। वहाँ मरने के लिए आओ बोल के कौन बताए? जिंदा रहकर मैं साकार करूँगा बोल के रहना, मगर मरने हुए जो भी मर गया वहाँ पर किसी भी कारण मर गया, उनके प्रति अपना आस्था रहता, उनका आत्मा शांति रहो, उनका परिवार की रक्षा होना मानता हूँ। मगर उस प्रकार का परिस्थितियों में आना क्यों? उन्होंने प्राण त्याग किया, क्या उनका समस्या खत्म होता क्या? समस्या को सबको समझने लायक समझाकर परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करना, परंतु मुंड बनकर बस बिल वापस लो। एक संसद में बिल चंद
किसान वहाँ बैठकर, वो भी राजनीति से प्रेरित किसान बैठकर संसद का बिल को वापस लो बोलने का धैर्य किसानों में कहाँ से आया? अगर किसान है तो उसका अधिकार के लिए बात करता। खैर, इस पे अगर चर्चा हम लोग करने बैठे तो देखिए, मैं भी उन किसानों के बीच से उठ के आया हूँ और उन किसानों की परेशानियों को देख के आया हूँ। जितने भी संगठन हैं वो तमाम अलग अलग तरह के संगठन हैं जो किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी और कृषि मंत्री और पीयूष गोयल साहब को, रेल मंत्री साहब को, जिन किसानों ने समर्थन दिया है, उन किसानों के लेटर पैड पे आप भाजपा का झंडा देख सकते हैं, भाजपा का कमल का फूल देख सकते हैं। तो आप इस बात से पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि कौन ईमानदार है और कौन वो है। नेताओं का पक्ष और विपक्ष दोनों तरह का अलग अलग होता है। आप उसके समर्थन में रहेंगे, विपक्ष उसके खिलाफ रहेगा, क्योंकि राजनीति साधनी है। पर असल मायनों में जो किसान लगातार वहाँ पे बैठे हैं, उनकी परेशानियों से सरकार जो विपक्ष में खड़े हैं उन्हें भी कोई खासा मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आज ये सरकार में होते तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का व्यवहार लगातार चलते रहा है और देखने को मिला भी। आप चाहें 2012 में अन्ना आंदोलन ही क्यों ना देख लीजिए, और आज का किसान आंदोलन या फिर इसके पहले शाहीन बाग का आंदोलन ही क्यों ना देख लीजिए। तो फिलहाल आपने हमारे स्टूडियो में आए और बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप नवभारत समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।